बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरी जो प्रोग्राम का मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा था कि मैं इसकी इब्तिदा उसी दुआ से करता हूं जो मेरे पीछे लगी हुई है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने का। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और मेरे आज के मेहमान जनाब आपके बहुत ही जाने-पहचाने और मेरे भी बहुत बड़े भाई, मेरे मेंटर जनाब शाहीन साहब भाई साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबको मेरा भी सलाम प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और इसके बाद फिर हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। आप यहाँ की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलोचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। ये जो बुद्धिल जजेस बैठे हैं, इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि ये उन फैसलों को कर दें, कि उन रेल्स को डिसाइड कर दें। अगर रियासत ने अवाम से बगावत की है तो इस जबर के खिलाफ बगावत हम पर भी लाजम है। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरा खून का सूरज, मेरा खून का सूरज चमकेगा। जनाब, वाह सर, राबिया बाजवा इनका नाम है, लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, इनका नाम भी बाजवा है? इस तरह के बाजवा भी होते हैं? और वाह। आप देखें इन्होंने बाजवे के नाम की गंदगी को किस तरह साफ किया। राबिया बाजवा बड़ी दलेर एक लॉयर है सर। ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट। बहुत शोला बयान और बहुत दलेर। लोग कहते हैं हमने ऐसी दलेर जो है ना देखा ही नहीं था। तो अब सर इनकी तकरीर सुने। ये परसों इन्होंने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कन्वेंशन है जिसमें उन्होंने लॉन्च की है कि हम 14 तारीख से लॉयर्स तहरीक लॉन्च करेंगे। क्या आपका तजिया है सर, सर? ऐसे ही बहादुर लोग इस वक्त जितना इन्होंने दबाव डाला हुआ है, जितना ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये अपना फंदा समझ रहे हैं कि हम बहुत तंग करते जा रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह के लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब है इनका कोई प्लान जो है ना कामयाब नहीं हो रहा और ना हो सकता है। जब इस तरह के लोग आएंगे और खातून है, पकड़ लेंगे उसको, ज्यादा ले जाके क्या करेंगे? जो पहले करते रहे ये खवातीन के साथ अपना मुंह काला करते रहे, उनको बेइज्जती करते रहे, उनके कपड़े फाड़ते रहे, जो भी करते रहे कर लेंगे ये भी। लेकिन ये खातून ने इनको बता दिया है कि जी तुम्हारे इन टैक्टिक्स से हम दबने वाले डरने वाले नहीं हैं। और यही मेरा ख्याल है मैसेज पूरी कौम ने सुना होगा और सब देख रहे हैं ये, और मेरा ख्याल है इसका बहुत असर भी होगा। शाबाश देनी चाहिए जी, इस तरह के लोग अभी मौजूद हैं और इस तरह के लोग इन लोगों की जो हरकतें हैं इनका मुकाबला करने को तैयार है। और ये इनके जो आप जो कह रहे हैं लॉयर्स कन्वेंशन, लॉयर्स ने हमेशा लीड किया है और इसमें ये सर और भी जी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब भी ये मेरा ख्याल है लीड करेंगे और कामयाबी से लीड करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इसके अंदर इस कन्वेंशन में अपना एतजाज एहसन ने, लतीफ खोसा ने बहुत ही जबरदस्त और बड़ी धुआंधार तकरीरें की और उन्होंने खुल के ऐलान जंग कर दिया है। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं सर वो फौज के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर ज़ाहिरन तो अपने आप को नहीं बता रहा, लेकिन ही इज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। वो कहते हैं कि जी उसको समझ नहीं आ रही कि ये जो मैं स्ट्रीट्स पर देख रहा हूँ लॉयर्स का, और जहां पर इमरान नहीं टूट रहा उसके मुतालिक भी मेरे पास आईएसआई के बहुत एक सीनियर अफसर से 100% कंफर्म खबर आई है, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो ही इज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। और ये जो क्रैकडाउन उन्होंने किया है इसके ऊपर, माफिया पर, ये जो शुगर वाले पर है और डॉलर पर है,
वो ये कोशिश कर रहा है कि इससे शायद कोई लोगों के अंदर फील गुड फैक्टर आए और वो समझे कि देखें जी ये तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है और ये डॉलर थोड़ा जो है ये कमजोर हो गया, रुपी वो पावरफुल हो गया, ये शुगर जो है इसकी चीनी की कीमत कम हो गई। तो तो ये आपने इस किस्म की हरबे पहले भी देखे हैं शाहीन साहब सर, कि ये लॉलीपॉप देने के चक्कर में है। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब भी आए थे तो उन्होंने अपना जो दौर शुरू किया था वो एहतसाब के साथ शुरू किया था, पकड़ेंगे हम, ये करेंगे, मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इन्होंने भी आके अब इनको तो मेरा ख्याल है 1 साल पूरा हो रहा है और इन्होंने सारी असेसमेंट जब कर ली, अब इन्हें समझ आया कि जी ये तो काम नहीं चल रहा। तो अब ये पकड़ सकड़ और मारपीट और ये सारे ये माफियाज के खिलाफ शुरू हुए। ये जितना माफियाज के खिलाफ जा रहे हैं, आप जरा एक अंदाजा लगा लें इस बात का। एक तो माफियाज इनके खिलाफ जो चुप थे वो अब एक्टिव होके और इनके खिलाफ काम करेंगे। तो एक एडिशन इन्होंने अपने दुश्मनी जो है, और ये बड़ी खतरनाक दुश्मनी है जो इन्होंने ली है। करना चाहिए मगर ये नीयत इनकी ठीक नहीं है। ये जिस नीयत से ये कर रहे हैं वो सबको पता है कि ये अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, बिठाने के लिए कर रहे हैं, ये कोई मुल्क के लिए नहीं कर रहे। तो माफियाज भी सारे इनके खिलाफ अब शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि जी फौज के अंदर की खबरें आपको ज्यादा पता है, मुझे भी कुछ खबरें आती है और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी मुझे खौफनाक है और बड़ी यानी खतरनाक है। और फौज का जो असली काम है, जो हमारे बॉर्डर्स पे लड़ना और जो दहशतगर्दियों के खिलाफ, वो उसकी जो खबरें आ रही हैं वो मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। कि ये लगे हुए हैं ज़राअत के पीछे और स्मगलिंग के पीछे। वो ठीक है, ये सब भी करने चाहिए, हुकूमतों का काम है, ये फौज का काम नहीं है। हुकूमत को तो उन्होंने बिठा के डमी एक तरफ बिठा दिया है। उनको कह रहे हैं कि जी आप अमेरिका जाकर तकरीरें करें और खुद ये सारी चीजों में बैठ के कर रहे हैं। तो इनको पैनिक तो होना ही होना है। और अभी मेरा ख्याल है अगर होना शुरू हो गए हैं तो बिल्कुल सही लगता है ये। वरना थोड़े दिनों बाद इनको डिप्रेशन के अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे कि जी हमारा तो ये काम चल ही नहीं रहा। तो आई एम रियली स्केर्ड कि ये एक आदमी के काम बस का काम नहीं है और ये एक आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। और इन्होंने सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तो अब भुगते जरा। सर ये आपने ना 3-4 बातें की, इससे मैं कुछ जुड़ी हुई 2 बातें करके फिर आपसे ये मुझे जो फौज के अंदर से आ रहा है वो कहते हैं कि मेहदी साहब आप इनके नंबर 1 टारगेट हैं, आप और आदिल राजा। वो इसलिए हैं, कहते हैं कि लोग फौज में आपके वीलॉग इसलिए सुनते हैं, इसलिए नहीं सुनते कि आप इसके खिलाफ बात करते हैं या फौज को मतलब कहते हैं कि आपका, कहते हैं आपने जो एक्सप्लेन किया है ना कि रियासत क्या होती है, कि रियासत के अंदर रियासत का की डेफिनेशन है कि उसका एक आइन होता है, उसका सबसे अहम जुज उसकी अवाम होती है जो अपनी मर्जी के लोगों को इलेक्ट करती है, वो एक आइन और कानून बनाती है और जो रियासत है वो उन आइन और कानून के तहत चलती है, उसमें 3 सतून होते हैं। तो कहते हैं आप जो ये बात करते हैं ये आम एक फौजी सिपाही एनसीओ जेसीओ को नहीं पता थी, एक जूनियर कैप्टन मेजर कप्तान को भी नहीं पता थी, कर्नल को नहीं कर, उनको ये समझ आ गई कि वाकई ये हमारा रोल नहीं है और ये जो हमारे खिलाफ इतना गुस्सा है ये अगर इसको ना रोका गया तो हम मारे जाएंगे। तो कहते हैं सर उनको ये डर है कि फौज के अंदर से जो आग लगाई है आपने लोगों को, अकल की, समझ की, सूझबूझ की, ये उसकी वजह से आपके ये बहुत खिलाफ हैं। वरना उन्होंने अभी पैगाम भेजा सर मुझे पिछले हफ्ते कि आप आसिम के खिलाफ बात ना करें, फौज के खिलाफ कुछ ना कहें, बाकी मेहदी साहब जो मर्जी करें आप। ये मुझे पिछले हफ्ते पैगाम आया सर। क्या मतलब है सर? जो मर्जी करे। हाँ, बाकी आप जो मर्जी करें, जरदारी को गालियां दे, नवाज शरीफ को गालियां दे, पीडीएम को दे, केयर टेकर को दे, अच्छा, काकड़ को दे, सबको दे, आसिम को कुछ ना कहें और फौज के मुतालिक कुछ जो ना कहें। सारे काम कर रहा है, जो सारा गन डाल रहा है उसको कुछ ना कहे, बाकी सबको इधर उधर आप फिरते रहे। वाह वाह, बड़ा जबरदस्त पैगाम है। दूसरी सर उन्होंने मुझे बात बताई, जो आपने डिप्रेशन की बात की है, जो मैंने कहा था ना कि बहुत अनहिंज्ड हुआ है और पैनिक मोड में है, तो ये भी बात आई है कि ही इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। और कुछ लोगों ने जो उसके करीबी लोग हैं उन्होंने अपने बहुत क्लोज सर्कल्स में कहा है कि
हमें लग रहा है कि इसके फैसले रैशनल नहीं रह रहे और ये ज्यादा रिस्की और एक्सट्रीम फैसले करता रहेगा। तो ये इस वजह से, और इसको भी खबरें ये पहुंचती, अगर मेरे तक पहुंचती हैं सर, तो आप समझते हैं ना कि इस तक भी पहुंचती होंगी। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत शक्की मिजाज में अब हो गया। नाउ ही डजंट नो कि ये शाहिद इम्तियाज मेरा जो 10 कोर कमांडर है, मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं। ये सईद मेरा जो सीजीएस है, इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं। ये नदीम अंजुम और डीजी सी जो फैसल नसीर के दरमियान सुना है बड़ा कुछ झगड़ा चल रहा है, मैं किसको ट्रस्ट करूं? मैं इसको करूं? ही एक्चुअली हैज नो वन टू ट्रस्ट। अब ये शक्की भी बहुत हो गया। ये तो फिर हर एक को अपना दुश्मन बनाने वाली बात हो रही है सर। तो देखिए ना, अब अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो आपके साथ है उनको नहीं करेंगे, जो आप समझते हैं कि मेरे साथ नहीं है उनको नहीं करेंगे, जो आप जिनको आपने की पोजीशन पे लगाया है उनको नहीं करेंगे, तो फिर ऑल इन ऑल वन एंड ऑल, ये तो काम इस तरह तो नहीं चलता। ये तो आपको पूरी टीम होती है। अगर आपको टीम पे ही अपने भरोसा नहीं है तो फिर किस पे आप भरोसा करके चल पड़े। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि ये नफ्सियाती मरीज है और मुझे लोग कहते हैं कि आप उसके ऊपर डायरेक्ट जब ऐसे कहते हैं, तो चूंकि वो नफ्सियाती मरीज है, उसको ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो आपको भी शायद नुकसान पहुंचा सके और अपना गुस्सा उन लोगों पे ये उतारता है जिनको आप सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान या पीटीआई या वो लोग जो कि मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और एक जमहूरी पाकिस्तान चाहते हैं। तो ये 3 साइकाइट्रिस्ट ने मुझे कहा कि ही सफर्स फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये ऐसा ही है कि एक पागल जानवर को अगर आप पत्थर मारेंगे वो भागेगा नहीं, वो आपको अटैक करेगा। तो लेकिन जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, सईद इज नॉट साइकोटिक जो सीजीएस है, शायद इम्तियाज जो इसका होगा, इसका लॉयलिस्ट होगा, साइकोटिक नहीं है। नदीम अंजुम का सुना है कि थोड़ा सा पागल है। तो इसके जो इर्द गिर्द जो जर्नैल हैं जो इसके साथ अभी मिले हुए हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दिमागी तवाज़ुन इतने खराब नहीं है जितने आसम के हैं। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ समझ आनी शुरू हो गई है शाहीन साहब कि दिस मैन इज नॉट नॉर्मल, और ये हमें भी डुबोएगा और पाकिस्तान को भी डुबोएगा। ये तो बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं आप। और मुझे भी कुछ खबरें वबरें आती रहती हैं, कुछ लोग भेजते रहते हैं कि जी आईएसआई में चेंजेस हो रही हैं। आईएसआई के जनरल साहब जो है शायद वो रिटायर होने वाले हैं, मेरा ख्याल है नदीम अंजुम साहब, उनकी जगह पे कोई और आ रहा है, या इन्हीं को एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं जा रही है। इनके आपस की लड़ाइयों की भी कुछ खबरें ग्रुप में बहुत सारी चल रही हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। फिर वो जो दूसरे फैसल साहब है, फैसल नसीर साहब है, वो उनकी एम्बिशन है कि जी वो, और वो मैंने तो ये पढ़ा, सही है ये आप बताएंगे, आपके फौजी रहे हैं, कि फैसल नसीर साहब डायरेक्टली आर्मी चीफ के साथ इन हो गए, इन लाइन, और बीच में से आईएसआई चीफ जो है उनको शायद अलग कर दिया गया, या उनकी बात नहीं सुनता, या उनको बाईपास कर दिया जाता है। इस बात पे कुछ झगड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है या हुआ है, या तो ये तो मतलब अंदर की कहानी। अगर यूनिफॉर्म सारे मिलके एक साथ ना करें तो ये तो चलने वाली फिर गाड़ी नहीं है। ये तो एक पहिया उल्टा जा रहा है, एक पहिया सीधा जा रहा है, तो ये किधर जाएगी गाड़ी। सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं अभी उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, जनरल चिश्ती की बिट्रेयल्स ऑफ अनदर काइंड, जो उन्होंने पूरी, आपने भी पढ़ी होगी, भुट्टो के जमाने की, जिया के जी जी मार्च। जी। आप उनकी किताब के मुतालिक पढ़ें, आप मुशर्रफ के मुतालिक पढ़ें, आप याया के मुतालिक पढ़ें, आप अयूब के मुतालिक पढ़ें। आप उनके ऊपर बहुत हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बड़ा जुल्म किया उन्होंने, पाकिस्तान को तबाह किया, इदारे तबाह किए, लेकिन उनमें से पागल किसी को नहीं कहा। ये पहला आर्मी चीफ है ये आसिम मुनीर बड़ी खतरनाक बात जिसके है सर। बारे में एक आम तासुर फैलता जा रहा है कि ये मेंटली एबनॉर्मल आदमी है, और ये फौज के अंदर भी तासुर होता जा रहा है कि ये एबनॉर्मल आदमी है। इसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है गुस्से में, इसके मुंह से थूक निकलता है, ये गाली गलोच, बहुत गलीज गालियां देता है। तो डरा धमका के इसने अपने आप को इस वक्त रखा हुआ है। इस आदमी का फ्यूचर मुझे बहुत ब्लीक नजर आ रहा है सर। मैं बार बार, अल्लाह ना करे कि इसके साथ कुछ हो, मुझे ये शॉर्टेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ सर लग मुझे रहा तो है। ईदी अमीन याद आ रहा है, युगांडा का। हाँ, अल्लाह का माफ कर, पता वो नहीं। अपने छोटे बेटे को उसने एक बड़ा मेडल दे दिया। वैसे हमारे पास भी सिकंदर मिर्जा साहब थे, अपनी बेगम को निशाने इम्तियाज दे गए।
है नहीं नहीं, उनके नहीं। बारे में तो सुना था कि वो तो अपने इंसानों का गोश्त खाते थे, फ्रिज में उनके गोश्त बोटियां वोटियां रखी रहती थी, टांगे वागे, पता नहीं क्या ये अजीबो गरीब हालात। ईदी अमीन की। अच्छा अच्छा सर, मैं गोइंग बैक टू दिस अदर इशू जो आपने की ना कि ये फौज का काम नहीं है करने का, हम सबको पता है, बिल्कुल आपने सही तायन इसका दिया। लेकिन जो इनका काम है वहां आप देखें कि बहुत ज्यादा जी जी जी, अफसोसनाक और तशवीशनाक सिचुएशन है। आपने चित्राल वाला देखा, बिल्कुल। सैकड़ों लोग कहते हैं वहां, कुछ लोग कहते हैं हजारों में तालिबान थे, सैकड़ों का तो कंफर्म्ड है, इन द हंड्रेड्स। अब वो कैसे आ गए इधर तक नूरिस्तान के बॉर्डर से निकल के। दूसरा सर, तोरखम बॉर्डर में जो अभी तक बंद है और जो फायरिंग हुई है अफगान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान, हैवी वेपन की फायरिंग हुई है, जिसका मतलब है मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, इस तरह के बड़ी, वो हो सकता है आर्टिलरी भी फायर हुई हो। वहां एक मेरे जानने वाले हैं, उनका भाई वहां पोस्टेड है, वो कहता है कि जी फायरिंग होने से पहले दिन के वक्त सैकड़ों बिल्कुल तालिबान नुमा, हट्टे कट्टे, जबरदस्त, लंबी लंबी दाढ़ियां, इतने लंबे लंबे बाल, जिस तरह ये टीटीपी वाले होते, सैकड़ों लोग अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हुए। कोई उनकी चेकिंग नहीं हुई, कोई उनके कागजात चेकिंग नहीं हुए, और कहते हैं जी उसके बाद फिर दोपहर को हमारी फायरिंग शुरू नहीं, हुई। उनका मतलब है कि हमने उनको खुद अलाउ किया या वो जबरदस्ती आ गए? सर ये यही वो इम्प्लाई कर रहा है, वो इम्प्लाई कर रहा है, कहता है कि जी उनको सैकड़ों लोगों, ये तोरखम बॉर्डर की, अब वो तो जी, खैर वो तो नूरिस्तान में हुआ, चित्राल की तरफ है, ये तोरखम में हुआ, लेकिन यहां से भी लोग अंदर आ गए, चित्राल में भी अंदर आ गए। आम तासुर है, मैंने इंटरनेशनल मीडिया स्कैन कर रहा हूं पिछले 48 घंटे से बहुत एक्टिवली, वो कह रहे हैं कि टीटीपी इस वक्त तकरीबन तकरीबन उनके पास 25,000 आदमी अंडर आर्म्स आ गया। 25,000 सर, इनकी कभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई थी। अगर तो 25,000 है टीटीपी में, और हमारी फौज की यह हालत है कि वो जो है आसिम मुनीर जो है कहता है मैं 100 बिलियन लेके आऊंगा, और यहाँ हमारा दिफा करने के लिए कोई नहीं है, और बेचारे हमारे यंग जवान, एनसीओ जेसीओ, हमारे बेचारे यंग लेफ्टिनेंट कप्तानों को ये आग में फेंक रहे हैं और खुद यहाँ बैठ के अपने प्लॉट बना रहे हैं और हुक्मरानी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस है सर, पाकिस्तान को इसे बड़ा सीरियस थ्रेट है टीटीपी से, मैं आपको बता दूं। हो सकता है खुद क्रिएट कर रहे हो, अल्लाह माफ करे कि इतनी बड़ी मैं तोहमत लगा रहा हूं आसिम मुनीर के ऊपर और इनके जर्नैलों पे, लेकिन ये भी पॉसिबल है, कुछ भी नहीं इनसे। देखिए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह तो देखी है मैंने, जो पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है या फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे वो उतर रहे हैं और उसमें से हमारे फौजी उतर के गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द तमाम लोग खड़े फिल्में बना रहे हैं, ये भी उसमें नजर आता है। तो ये उन्होंने कहा कि जी बहुत शॉर्टेज हो गई है और एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं लोग, और उनको फिर कई फ्लाइटें, 3-4 फ्लाइटें तो नजर आती हैं उस वीडियो में। वहां पे सीरियस कंडीशन है, उन्होंने कहते हैं कि जी रेंजर्स के कई दर्जन, पता नहीं कितने 100 या उससे कम या थोड़े ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है, कुछ शहीद भी कर दिए हैं। मतलब ये सिचुएशन पे हमारी आईएसपीआर वगैरह ने क्या बयान दिया है कि जी हम बस कंट्रोल में हैं, हम देख रहे हैं और हम तैयार हैं और हम लड़ेंगे और क्या करेंगे। मुझे कोई सही बयान नजर नहीं आया जिससे कि हम, मुझे रीअश्योर हूं कि जी हमारी फौजें पूरी तरह तैयार हैं और पूरी तरह उनका मुकाबला कर रही हैं और उनको हम नहीं आगे आने देंगे। अगर उन इलाकों में वो लोग घुस गए तो फिर ये फौजी क्या महकमा रात चलाते रहेंगे या वहां पे ये जाके लड़ेंगे, क्या करेंगे? यानी ये तो बड़ी सीरियस और खतरनाक बात है। खासकर तोरखम वाली बात जो है ना, वो भी अगर वो बॉर्डर आप बंद कर दें तो वो तो फिर बंद है बॉर्डर, फिर आप और लोगों को अगर अंदर आने दे रहे हैं ये और आने दिया है, वो क्या कहानी है? ये मुझे समझ नहीं आई। या तो ये आपके लोग थे या उनके लोग थे जिनको आपने आने दिया है, या जबरदस्ती वो आ गए, आप रोक नहीं सके। मतलब व्हाट हैज हैपेंड? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। इट इज केओस, मैं आपको बता या दूं, इट इज केओस। देखें इन्होंने ना, वो कहते हैं ना, यू हैव बिटन मोर देन यू कैन चू, आपने जी ज्यादा जी जी, इतना ये तो बात बड़ा, बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो ठीक है ना, बात सही है। आप ना पाकिस्तान की सियासत को समझ सके, ना आप इसको संभाल सके, ना आप, आपकी पेशा वराना सलाहियत जो है उस लेवल की रह गई है जो कि होनी चाहिए थी। तो ये मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं यार, तो कहता है पाकिस्तानी मैं कहता हूँ
कौन कहता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो? मुझे वो बेवकूफ ला के दिखा दो कि कोई कहे जी पाकिस्तान की हमें कमजोर फौज चाहिए और हमें कमजोर आईएसआई चाहिए। वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा सवाई साहब। सही हम बात है, मैं बिल्कुल कोई नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि मजबूत पाकिस्तान हो, हमारे मजबूत इदारे हों, बशमूल फौज के, बशमूल एजेंसियों के, बशमूल बिल्कुल पुलिस के, ब्यूरोक्रेसी के, दलिया के, सब अपना काम मजबूत करें, हैं। सही करें, अपना काम सही करें, ये है असल बात। ये बिल्कुल सर, और उसी के लिए ये जंग है। ये बिल्कुल जंग उस मजबूत पाकिस्तान के लिए है, मजबूत इदारों के लिए है, मजबूत फौज के लिए है, सही। अपने अपने तयन शुदा हदूद में काम करने वाली के लिए। हमने नहीं चाहिए कि तुम आके पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, 26 बिलियन की तुम अपनी रियासत बना लो, फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की, और जनाब मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक प्लॉट बांटो, तो वो तो बदमाशी करो। जो कर चुके वो कर चुके। इन्होंने तो नया प्लान जो दे दिया आके 100 बिलियन का, उस 100 बिलियन में से कहाँ किसके पास कितने जाएंगे और कौन कौन सी मजीद जमीनें और कौन कौन से मजीद मिनरल्स और इलाके और पूरे के पूरे वो कब्जा होंगे, ये तो अभी नया प्लान है, अभी आया। ये तो पुराने वाले सर तो मैं हो ही गए। साईं साहब, मैं आप तो फाइनेंशियल आपने बड़ी रिपोर्टिंग की है सर। मैंने ना आपको एक छोटी सी बहुत, सर हर साल 14 खरब 14 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा है जो फिक्स्ड है। उसके अंदर आपके 7.4 खरब आपका डेट सर्विसिंग है, 2 खरब आपकी सर्कुलर डेट है, 2 खरब आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका नुकसान, और ये लॉसेस, 1 खरब की ये सब्सिडीज देते हैं, 2.4 खरब का डिफेंस का एक्सपेंडिचर जिसमें उनकी पेंशन शामिल है, 14 खरब, ये 36 बिलियन डॉलर है सर, 36 बिलियन कहाँ से डॉलर। आएगा? कुछ सही कह रहे इनके पास पाकिस्तान रुपीस वाला खर्चा है, वो फिर नोट छापते हैं, नोट छापते हैं तो आपकी वो हैं, महंगाई गिनते होती हैं आसमान तक। बाकी आपने देने हैं कर्जे, टोटल आपकी डेट है 126 बिलियन डॉलर। है। और अगले साल आपने सिर्फ डेट देनी है 23 बिलियन। आपका जो खसारा है उसको मिला के 30 बिलियन डॉलर आपको अगले साल चाहिए। आपके बाप के पास भी पैसा नहीं है सर, ना आपके पास मुल्क चलाने के लिए पैसा है, ना आपको आपके कर्जे देने के लिए पैसा है। ये खाबी पिलाओ 100 बिलियन ला के, ये 100 बिलियन तो सर मैं ये वो ऐसे है जैसे ये जब डालेंगे तो नजर भी नहीं आने लगा कि हुआ क्या। नहीं, मगर ये आप जो कह रहे हैं कि जी लोग 100 बिलियन देने को तैयार हो गए, क्या लोग अंधे बहरे हैं, क्या गूंगे, क्या है वो? उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है या उनको कुछ पता ही नहीं है? ये कहेंगे एक फौजी साहब ने कह दिया तो वो अपने बिलियन ले जाओ जी, जितने बड़े जाओ। मैंने ये भी सुना, मुझे हंसी आई कि कहीं ये जनाब फरमा रहे थे कि जी मुझे 25 बिलियन डॉलर आप देंगे तो मैं 10 बिलियन वापस भी नहीं करूंगा आपको। मैंने कहा यार ये किस किस्म की बात है? ये भी हो रहा है। किसी ने मुझे कहा इसको अरबी आती है तो ये इनसे बात अच्छी तरह, मैं सर ये जरा जरा सर ये स्क्रीन मेरी देखें, ये आई थिंक आई हैव द राइट स्क्रीन, आई होप। नहीं ये अरबी आने से क्या होता है सर? वो तो सर, सर ये जरा देखें सर स्क्रीन। जी जी सर ये जिनसे 25 बिलियन की बात कर रहे हैं ना, वो 1 घंटे के लिए जहाज जी, अपना लैंड करके आगे इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है मोहम्मद बिन नहीं सलमान। नहीं, हाँ सही बात। वो इस जो अभी G20 की समिट के बाद वो जनाब आली एक इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ, ये जो आप देख रहे हैं ये जी जी जी, ये इनकी। तो सर ये मैं ऑनेस्टली अगर पाकिस्तानी कौम ने लॉयर्स के साथ साथ ना दिया, और ये जो कुछ सियासी हमारी जमातें हैं सर, जिस तरह में हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा की, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो शिया सुन्नी इत्तेहाद के अंदर बहुत बिलीव करती है, और जमात इस्लामी जैसी, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर ये सब मिलके ये नहीं आए सर, ये खुदा की कसम पाकिस्तान को तबाह कर देगा। सर ये तो क्लियर है कि जी इनका प्लान तो इन्होंने बता दिया है कि जी अगले 10 साल का प्लान इन्होंने दे दिया है कि जी हम तो अगले 10 साल बैठेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये 100 बिलियन अगर आएगा तो कोई 1 साल में आ जाएगा, या कोई लोगों ने बस खजाने के मुंह खोल दिए कि जी जाओ और अली बाबा सिम सिम दाखिल हो जाओ और आप ले जाओ जो ले जाना है? ऐसा तो नहीं है। वो भी देखेंगे क्या कर रहे हैं, वो भी देखेंगे आप इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कितने अरसे में हो रहा है, कौन कर रहा है।
ये तो सालों का प्लान है। और अब अगर सालों के प्लान बना के अगर आप लोगों को दिखा रहे हैं ख्वाब के, ये इलेक्शन हो रहा है 6 महीने में और 4 महीने में, और फलानी पार्टी को ये हो गया और इसको हमने पकड़ के बंद कर दिया है लीडर को, और वो साइकोलॉजिकल स्टेट उसकी मॉनिटर कर रहे हैं आप, और उसकी क्या कर रहे हैं, यानी ये किन चक्कर में लगे हुए हैं और वो दुनिया में क्या हो रहा है और बातें क्या कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन में अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर तो किसी न किसी को चेक करना पड़ेगा सर कि कोई डिप्रेशन की गोलियां शोलियां जरा दे, वो गोलियां भी बड़ी महंगी हो गई है वैसे आजकल। अच्छा सर, ये देखिए 3 चीजें मिल गई इस आदमी के साथ। ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये बहुत शकी मिजाज होता जा रहा है, अब ट्रस्ट नहीं कर रहा है लोगों को, और ये पैनिक में है। अब आप सोचें इस ज़हनी सलाहियत का आपका आर्मी चीफ है सर जो पैनिक कि अटैक तो बाकायदा एक डिप्रेशन से आगे का एक स्टेज है, डिजीज है, जो बाकायदा पैनिक अटैक्स होते हैं लोगों को, और वो उसकी बाकायदा जी, डायग्नोसिस होती है, उसकी जी। दवाएं और मुख्तलिफ किस्म की होती है, और बाकी ये तो बड़ी सूरत हाल मतलब है कि खराब जी, जी। मैं नजर मतलब मैं लोगों को इसलिए ये बात बार-बार करा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे कोई इससे दुश्मनी है सर, मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ। जी लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि अगर एक आदमी साइकोटिक हो, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनली डिस्टर्ब्ड आदमी है, उसके बाद उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ बहुत हों, बहुत गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा जी आता है जी आप में से बाहर हो जाता है, नहीं ठीक सोचता। साथ-साथ अब वो बहुत शकी हो गया है अपने इर्द-गिर्द के लोगों का। उसके साथ-साथ वो उसको पैनिक हो रहा है, घबरा रहा है कि यार मेरे काबू में चीज़ें नहीं आ रही हैं, और उसके साथ-साथ जो है वो इस वजह से उसको डिप्रेशन के भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये तो लीथल कॉम्बिनेशन है सर। ये तो तबाह बर्बाद कर देगा अगर इसके हाथ में बंदूक रही और फैसले रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, सर, वो इसको, जो एक पागल पेशेंट होता है, अपने आप को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए और दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए इसको बाँधना पड़ेगा। देखिए मॉनिटरिंग तो जाहिर है होती है और हो रही होगी और सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये बात जो है ना बड़ी अफसोसनाक है और तशवीशनाक है कि जी इस तरह के हालात अगर हैं, मगर उनकी जो एम्बिशंस जो हैं और जो प्लान्स वो बता रहे हैं, उससे तो नजर ये आता है कि वो बड़ी हर चीज जो है वो हमारे कंट्रोल में है। अब एक खाली फौज कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब चीजें जो है ना हमने कंट्रोल कर ली है। हम पूरा पाकिस्तान जो है वो आराम से बैठ के खा पी जाएंगे, सऊदी अरब का माल भी आ जाएगा, यहाँ का भी आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा, यानी ये कहानियां देखें, कहानियां आप जो मर्जी सुना ले, जो ग्राउंड पे होगा वो डिटरमिन करेगा कि जी आप कितने कामयाब हैं और कितने आप नाकाम हैं और आपके साथ क्या होगा। इससे पहले जितने भी आए थे फौजी और वो सब बस देख लें किन किन हालात में वो गए और उनकी कब्रें कहाँ पड़ी हैं और उनकी कब्रों पे आजकल क्या हो रहा है। तो ये इनको सोचना चाहिए, इनके साथ वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि जी ये अगर वाकई ये इस तरह के तशवीशनाक हालात हैं तो फिर तो बड़ा मुल्क को भी खतरा है। और बिल्कुल पता है। बिल्कुल और सर ये जी, जी। सर, बोलिए प्लीज़। जी जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सबके लिए ये प्लान बना के दे रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन इनको बता रहा है कि जी आप, यानी जो चीजें कंट्रोल में करनी चाहिए वो कंट्रोल में नहीं है, आप मजीद अपनी प्लेट में और डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो प्लेट ही आखिर कहीं नीचे से टूटना है सर। हालत तो ये हो रही है कि खराबी बढ़ती जा रही है। सर ये ऐसी है जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा है कि एक आदमी जो बस का कंडक्टर हो और अपना काम बड़ी अच्छी तरह जानता हो, या बस का ड्राइवर हो, वो आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ना आपको मशवरे दे, जिसका उसको कुछ नहीं पता। मतलब ये आदमी एक चौकीदार, एक हमारी फौज ग्लोरिफाइड चौकीदार होती है ना सर, एट द एंड ऑफ द तो डे। उनका काम है करने का, वो करें, बिल्कुल काम ठीक है है। ना, उनका काम है पहरा देना, और उनका काम है कि बाहर से कोई दुश्मन आए उसको रोकना, और उनका काम है कि कोई तखरीबकारी ना करे। तो बेसिकली एक ग्लोरिफाइड चौकीदार है, ठीक है ना जी। तो अगर आप चौकीदार से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मैशत भी पता है, उसको साइंस भी पता है, उसको टेक्नोलॉजी भी पता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पता है, तो
सर ये आपने जो साइकोलॉजिकल स्टेट की बात की ना, मेरे पास जो खबर थी, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास अंदर से आई है, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। सर एक तासुर दिया जा रहा है और मुझे भी एक साहब ने कॉल किया और कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो इमरान के साथ रिकॉन्साइल कर रहे हैं। मैंने कहा रिकंसाइल करना जी, चाह जी, रहे हैं? जी, 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 ये ज़रा सुने। ये अच्छा। इतनी मैसिव डिसेप्शन गेम इस आदमी ने खेलनी शुरू की है। उन्होंने कहा जी मुझे आईएसआई के थ्रू एक किसी ने मीटिंग में कहा कि जी आसिम मुनीर रिकंसाइल कर रहा है और जी ये जो है इमरान को जी बड़े जबरदस्त मराद दी जा रही हैं उसके सेल में। उसका जनाब वो डिफरेंट सेल चेंज कर दिया है और दीवारें बड़ी बना दी हैं, पॉट लगा दिए, मुर्गियां मिल रही हैं और 5 अखबार मिल रहे हैं फलाना। और इसलिए हो रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम इन डाकू लुटेरों को पहले फारिग करो और इमरान खान को वापस लेके आओ। ये जरा कहानी आप सुने, क्या? वाह ये वाह वाह! क्या ये तो जबरदस्त पूरा कहानी का बनी। पूरा पूरा का पूरा आपने स्टेज ही उखाड़ के उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कर है कि हैदर मेहदी जो है ना ये बात करे और बाकी भी अल्लाह! को लोग बात करें और जो लोग इस तरह के बड़ा गुस्सा है आसिम के खिलाफ वो ठंडा करें। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बकवास। मैंने उस आदमी को भी कहा तुझे भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस डिसेप्शन प्लान का, इसलिए कि वो भी आता है सोशल मीडिया में, उनको भी पता है कि मुझे जानता है, तो इसको हैदर के कान उसको यूज कर रहे हैं अननोइंगली। तो बी वेरी केयरफुल। मैंने कहा अच्छा मुझे ना उस आदमी का नाम बताओ जिसने ये दिए। वो नाम तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा मुझे बताओ ये मीटिंग कब हुई, कौन कौन था इस मीटिंग में, किस लेवल की मीटिंग थी, ब्रिगेडियर था, जनरल था, कर्नल, कुछ तो ऐसे ही गढ़ के ना किसी ने उठा के इधर फेंकी उधर हुँ। फेंकी। अच्छा सर हियर इज द एक्चुअल सिचुएशन जो मेरे सोर्स ने बताई है मुझे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है। ये आईएसआई का बंदा बता रहा है मुझे सर। उन्होंने कहा है कि जी 2 साइकियाट्रिस्ट उसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करते हैं। वीडियो फीड लगी हुई है इमरान के सेल में। ये सर बहुत गौर की सुनने वाली बात है और लोगों की सुनने वाली की बात है। वो एवरी तो 24 घंटे हो रही है सर उसकी मॉनिटरिंग। हुँ। फिर वो एक रिटन रिपोर्ट इमरान की साइकोलॉजिकल और स्टेट पर देते हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है सेल में, बिकॉज उसके ऊपर एक लाइट है जो 24 घंटे चलती है, बहुत हार्श लाइट है। और पिछले परसों उसका बिस्तरा बिल्कुल जो नीचे लगा हुआ था बिल्कुल भीगा हुआ था और ये परवाने पतंगे जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो लाइट इतनी है, वो बारिश हुई, वो भरा हुआ था उसका सेल। हुँ। एक दफा दी सर उसको मुर्गी, एक दफा, वो भी पिछले हफ्ते। और ये देसी घी भी सब बकवास है। उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो ब्रेक करें। और वो ब्रेक जो करना। रिपोर्ट, वो जो ये सर ये अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, वो जो रिपोर्ट आसिम को जाती है ना, हर रोज वो पढ़ता है कि इमरान की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या थी। वो परेशान नजर आ रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो सोया नहीं सोया, उसने कोई बातें की आपस में बात, दे आर ट्राइंग टू सी कि हाँ। ये बंदा ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो उसके वो रिपोर्ट के बेसिस पे ये फिर फैसले कर रहा है इमरान को ब्रेक करने का, जिसका सबसे बड़ा फैसला वो ये कर रहे हैं कि तोशा खाना में बुशरा बीबी को अरेस्ट करें कि शायद इससे इमरान ब्रेक हो जाए। हुँ। इमरान ब्रेक नहीं हुआ। नहीं और हुआ। अभी जो उसके लॉयर कल मिल के आए हैं, उसने कहा है कि इमरान के साथ बैठ के हमने 15 मिनट कह के ही मारते रहे। लोग बड़े हैरान कि ये कह के मार रहे हैं। काउंटर इमरान साइकोलॉजिकल ऑपरेशन वो कर काउंटर रहे हैं बैठ साइकोलॉजी, के। काउंटर साइको और बता रहे हैं कि बेटा वो भी जो समझ मर्जी रहे होंगे करो। कि जी ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो सर ये बहुत जबरदस्त अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो गई है दोनों तरफ से। वो इमरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बकवास, झूठ, फ्रॉड है कि वो आसिम सर इमरान के साथ। एक बात तो क्लियर है कि अगर इन्होंने ये इकोनॉमिक प्लान जो पैसे वैसे मिल रहे हैं और मिलेंगे या मिलने की कोई उम्मीद है, तो इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और इमरान खान को छोड़ के उनको बिठा के उनसे बाकायदा बराबरी की सतह पे बात करके एक प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। और ये जो इन्होंने समझ लिया है कि हम इसको दबा देंगे, तोड़ देंगे, क्रश कर देंगे, मेंटली क्रश कर देंगे, ये सब नहीं होने लगा। आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले, आप खुद भी साइकोलॉजिकल मरीज बन जाएंगे। तो जो ये कि बन रहे चीज हैं।
बन गए। इन बाकी लोगों को, अगर चोरों वोरों को इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, अभी तो बातें ही बातें हैं ना, अभी तो सुन रहे हैं कि जी 400 केसेस बन रहे हैं नैब के और 800 केसेस बन रहे हैं, और क्या हो रहा है। कोई अभी तक बंदा कोई न पकड़ा गया है, न कोई। आज वो बिलावल साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं हमारा एक बंदा भी वो कौन सी एग्जिट लिस्ट पे नहीं है, सब पाकिस्तान में है, हम बैठे हैं यहाँ पे, आओ जो कुछ करना है कर लो। तो उन सर लोगों इसका को तो कोई फिक्र नहीं है। तो इनको फिक्र है, अब इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर एमबीएस ने कहा है कि जी इमरान खान को बिठाओ, तो फिर तो इनका सारा जो स्टेज ही उल्टा, जैसे हम कह रहे थे कि जी ये तो काम ही खराब हो गया, फिर क्या होगा। सर इमरान की एक डिमांड है, और ये मैं आपको और सारे कौम जो भी सुन रही है, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वो किसी और चीज पे एग्जैक्टली वही कॉम्प्रोमाइज पुरानी डिमांड है, और वही है बिल्कुल। उसने कहा है मैं किसी और चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, सिर्फ मेरे से आप तयन करें कि इलेक्शन की तारीख फेयर एंड फ्री, और इंश्योर करें फेयर एंड फ्री कैसे होंगे। इसके अलावा जो मर्जी कर ले, मैंने आपसे बात नहीं करी। इसी पे सर इलेक्शन से ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पैगाम सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी के नाम पे है। जनाब सदर साहब, बहसियत एक आम शहरी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आपके पास इख्तियार है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का तयन कर सकते हैं। आप बराए करम इलेक्शन की तारीख फिल फोर दे दें। आपका ये कदम पाकिस्तान। जी सर, सुन लिया सर, बिल्कुल, और क्लियर बात है और सही बात है। अब अलवी साहब पर सर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। उनकी वो जो आईनी मुद्दत है वो तो खत्म हो गई, कल खत्म हो जाएगी, 8 तारीख को, 9 तारीख को। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आपका ख्याल है वो अनाउंस करेंगे? मेरा ख्याल है उनको कर देना चाहिए था, और कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी पावर्स में कोई कमी नहीं आ रही है। उनकी मुद्दत खत्म हो जाए या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पावर्स वही रहेंगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो हैं, वो रहेंगे जब तक का नया प्रेसिडेंट नहीं आता। वो फुल पावर्स के साथ, कोई उनको दबा नहीं सकता, कोई उनको डरा नहीं सकता। तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। क्यों और करें वो, और अपने आप को असर्ट करें कि जी ये किधर मुल्क को ले जा रहे हो तुम, क्या क्या इरादे क्या हैं आपके। और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक उन्होंने अपील की है। और अलवी साहब को क्या कर देंगे अलवी साहब का, यू कुछ नहीं कर घर सकते। भेज देंगे और चले जाएंगे। नहीं नहीं, घर में तो जबरदस्ती आप मार्शल लॉ लगा दें तो हर एक को घर भेज दें, ठीक है। कर्फ्यू लगा दें तो सब लोग घर में बैठ जाएंगे जाके। चलो तो कर्फ्यू लगा के आप 1 साल तक चला लो पूरे मुल्क को। उसे तो सर नहीं ये आपने जो एक बहुत जबरदस्त बात की ना कि इन्होंने जो जिन माफिया के खिलाफ ये क्रैकडाउन कर रहे हैं वो वापस इनके खिलाफ आएंगे, बहुत जबरदस्त आपने बात की। मैं बताता हूँ उसके साथ और क्या एक जुड़ी हुई बात है। जब आप इस्तेमाल आप किसको करते हैं? आप एफबीआर को करते हैं, पुलिस को करते हैं, एफआईए को करते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं ना, काउंटर टेररिज्म को करते हैं। जब आप फौज पीछे से ऑर्डर देती है तो वो कहते हैं जी पीछे से ऑर्डर आया है, आओ जी बताओ कितने पैसे लोगे, कितने पैसे दोगे। ये सारे के सारे 90% ये कस्टम वाले, एफबीआर वाले, एफआईए वाले, काउंटर टेररिज्म वाले, पुलिस वाले, ये इसको इस्तेमाल करते हैं और पैसा लेने के लिए, और ये लोगों को छोड़ देते हैं। मतलब किसी छोटे को पकड़ लेंगे जो नहीं दे सका, जितने बड़े बड़े है ना सर। तो ये जी सर इन कहानियों पे मेरा ख्याल है कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। ये जो है ना, हम पकड़ रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों को, पकड़ रहे हैं इसको, पकड़ रहे हैं इसको, पकड़ रहे हैं, ये सब जब तक आप देखें नहीं, जैसा एमबीएस ने किया था ना, जैसा काम होता है वो एमबीएस ने किया था कि आते के साथ ही उन्होंने पूरा होटल बुक करा के और सारे जितने चोर थे, शहजादे वजादे थे, उन सबको एक एक कमरे में भेज दिया। उन्होंने कहा कि जी अब आप बताएं, पैसे निकालें, और ना आप यहां से जा नहीं सकते। तो निकले पैसे। इनके पास वो ताकत है क्या? इनके पास मॉरल अथॉरिटी है, इनके पास फिजिकल अथॉरिटी है, इनके पास ये तो चोरों के साथ मिले हुए सब ये जो बिजनेसमैन बैठे हैं उनमें से 80% तो वो सारे चोर वही हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जो लूटमार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और सारा कुछ करते हैं। उनसे जाके ये कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ मिलके प्लान बनाएंगे, वो इनको बड़ा अच्छा प्लान बना के देंगे। ये सब कहानी है सर, इसको छोड़े। कुछ काम करना है तो करें, नहीं करना जो सही काम करना है करें पाकिस्तान के लिए, वरना ये कहानी करते करते ये फिर खुद भी जाएंगे और पता नहीं फिर दूसरा आएगा तो वो क्या करेगा आके। अल्लाह रहम करे सर पाकिस्तान।
सर आप मैं तो खैर बहुत छोटा था, लेकिन आपको शायद याद हो, आप यू मस्ट हैव बीन अ यंग मैन और अ यंग प्री टीन। एब्डो आपको याद है सर? जी जी, अब याद है मुझे। खान अब्दुल कयूम खान पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी पेशावर में, मैं तो वही था बिल्कुल। हाँ, अयूब खान ने ये इलेक्टेड क्या कहते हैं, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, बिल्कुल। 1979। इसमें सर इन्होंने 75 बड़े बड़े चोटी के जितने सियासतदानों था ना, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जी आप पब्लिक सर्वेंट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया सर्विस से कि ये अपना करप्ट करते हैं। उन्होंने लोगों को, बाकी जितने इतने लोगों को इन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट और सिक्योरिटी में कर दिया। एक वो प्रोडा का ट्रिब्यूनल बनाया, अयूब खान झाड़ू मेरा, क्या सफाई हुआ करी, सर? बिल्कुल कुछ कुछ नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। याया आया 303, कुछ नहीं हुआ। भुट्टो आया 1300 की लिस्ट निकाली, कुछ नहीं हुआ। जिया आया, यानी वो ओ सारे के सारे एक ही तरह के सर। ये खुद अपने आप को ये ठीक कर लेना तो आधे से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी सर। सर ये घर जाएं, अपनी बंदूकें साफ करें, अपनी वर्दियों को कलफ लगाएं, अपने जूते पॉलिश करें, अपनी बेल्ट पीतल पॉलिश लगाएं, अपनी महारत को ठीक करें, पाकिस्तान को टेररिज्म और बैरूनी मुल्कों से बचाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, नुमाइंदा हुकूमत आए पाकिस्तान सबसे के बड़ी आए। बात ये सर कि अवाम को अपने साथ मिलाएं। आपके पीछे अवाम खड़ी होनी चाहिए, तब आप बिल्कुल। अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो ये सारा कुछ अपने जितने बूट वूट पॉलिश कर लें, वर्दी वर्दी ठीक कर लें, अवाम नहीं है तो आप वर्दी पहन के बाहर नहीं निकल सकते। क्या क्या करेंगे सर इन्होंने इतनी कारी जर्ब लगाई है अवाम के जहनों पर, हमारी रूह पर, हमारे कल्ब पर, कि अवाम मुझे नहीं लगता सालों सालों इनको माफ करेगी। इनको को बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने आप को अवाम ठीक है। की मोहब्बत वापस हासिल करें। सर माओ बहनों बेटियों के साथ जो हुआ, गरीब लोगों के साथ हुआ, बेचारे स्पेशल जी चाइल्ड जिंद शाह, अरशद शरीफ, इमरान रियाज और बिल्कुल। हजारों। सर ये बेचारी खवातीन, वो जो 6, उन्होंने खत लिखा है कि खुदा के लिए हमारा कोई सो मोटर ले, हम कैद में हैं। सर मेरे पास 16 औरतों के नाम की लिस्ट है सर, जिनको वो है ही नहीं। जरा ये सुने सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, आयशा हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा, फरहत फारूक, अमरीन राजा, मरियम मजारी, इरम अकमल, सबिया इनाम, खिलत अजीज, मुमताज बीबी, हुमा सईद, आयशा मसूद, महा मसूद, खदीजा नदीम, सर सुमैया असद, इनमें से चंद से छूटे। मतलब कितना जुल्म! नहीं सर, कौम नहीं माफ करेगी, बहुत सख्त बदला लेगी इनके खिलाफ अगर ये ना रुके। सर आखिरी रैप अप करें, फिर चलते हैं। चले सर, बस हम तो दुआ कर रहे हैं कि कोई अकल आ जाए, जल्दी आ जाए, इससे पहले कि इर्रेपरेबल डैमेज हो जाए। और सब लोग मिलकर चलना चाहते हैं सर, पाकिस्तान को लोग ठीक करना चाहते हैं। ये पता नहीं अपना एक जायदाद बना के, अपने एक वो बना के बैठना चाहते हैं। ये अब इस तरह का काम नहीं चलने वाला। अभी ये जो एक्शन वैक्शन शुरू कर रहे हैं ना, ये बाकी जितने लोग रह गए वो भी सब इनके पीछे पड़ेंगे और सब फिर मिलके इनका पता नहीं क्या हजर करेंगे। ये जरा सोच लें, थोड़े दिन की बात है ये। मगर ये अभी आगे चल के ये कोशिश करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे इसी तरीके का, बंदूक सर वाला। क्रैकडाउन वैकडाउन से अब कुछ नहीं होता, जो कर लिया इससे ज्यादा क्या करेंगे सर? क्या हर एक को गोली मार देंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बस मैं थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे जरूर सर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब थैंक शाहीन यू साहब, सर। भाई साहब। अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो इस जंग में शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे, जो बेचारी हमारी ख़वातीन, बूढ़े, मर्द और बाकी लोग जो क़ैद में हैं, मुसीबतों में, उनकी मुसीबतें आसान करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर।